Hello everyone, class 9. Today we are going to study and progress towards our chapter polynomials. But before that, in progressing further in our chapter, there are few doubts which have been asked by some of you students, है ना। कुछ क्वेश्चन जो है आप में से कुछ लोगों ने डाउट पूछा है। तो मैं पहले उस डाउट्स को क्लियर कर देता हूँ, है ना, फिर हम लोग चैप्टर में अपने आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है मैंने एग्जाम्पल नंबर सिस्टम के पहले एक्सरसाइज का। आई होप ये चैप्टर है ना। नंबर सिस्टम का एग्जाम्पल है, अपने बुक में आप ढूंढिए। आई डोंट नो द पेज नंबर मुझे नहीं भेजा गया। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है ना। दिस एग्जाम्पल, है ना। ये चैप्टर अभी हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आप में से किसी ने पूछा है ना। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बाय ईशा कुमारी क्लास 9 ईशा कुमारी। आपने ये क्वेश्चन पूछा है ना। ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है। मैं डाउट क्लियर कर देता हूं, फिर इसके बाद बात करेंगे। ठीक है, फाइंड टू रैशनल नंबर एंड टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √3, है ना। तो सिंस √2 एंड √3, है ना, √2 and √3 are irrational numbers. They are irrational numbers. क्यों? ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। √2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √3 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो कोई भी नंबर सिस्टम में जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, उनमें से हर एक नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखा हुआ, दे ऑल बिलोंग टू इरेशनल नंबर। ठीक है, तो क्योंकि 2 और 3 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर यहीं पर अगर हम ऐसा लिखते √9, तो ये √9 सॉल्व होकर हो जाता 3, विच इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये एक इरेशनल नंबर नहीं कहलाता। ये √2 और √3 जो है वो इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नंबर सिस्टम में जितने भी नेचुरल नंबर्स जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उन सब को अगर स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखें तो वो सब का सब क्या होता है? वो सब का सब एक इरेशनल नंबर होता है। बात समझ है? तो √2 एंड √3 आर इरेशनल नंबर्स। हमको क्या करना है, इनके बीच में दो रैशनल नंबर और दो इरेशनल नंबर बताना है। तो √2 का वैल्यू होता है 1.41, है ना। और भी शायद कुछ आगे दिया हुआ है, हाँ, लेकिन जरूरत हमको 1.41 का ही है ना। 1.41421356 और आगे डॉट 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 लिखा हुआ है ना। इसका क्या मतलब होता है बताएंगे। और √3 का वैल्यू लिखा हुआ है 1.732050,807 और इसके आगे भी डॉट डॉट लिखा हुआ है ना। तो इसको आगे सॉल्व करने के पहले जो चीज जरूरी है चर्चा करना, वो बता दे रहे हैं। अगर आपने ये पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा कि डेसिमल जो है वो दो तरीके का होता है। डेसिमल आर ऑफ टू फॉर्म्स, वन इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड अनदर वन इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल को कहा जाता है जिसमें दिया हुआ जो नंबर होगा वो डेसिमल के सर्टेन प्लेसेस के बाद खत्म हो जाएगा, है ना। 2, 3, 4, 5 या जितना भी नंबर ऑफ प्लेसेस होगा उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान के चलिए हम 5 को 3 से डिवाइड करते हैं, 5 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 1 जा 3 आया 2, है ना। फिर डेसिमल देंगे तो यहाँ पे आ गया 0, 6 3 जा 18 आ गया 2, है ना। फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आएगा 0, फिर 18, है ना। फिर यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा 2। ठीक है, तो दिख रहा है कि ये 1.6666 चलता चला जाएगा। 1.66 जो है वो चलता चला जाएगा। कितना भी जीरो देते चले जाए, ये डिवीजन कंटिन्यू होता रह जाएगा, खत्म नहीं होने वाला है ना। तो इसको क्या बोलेंगे कि इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके कंपैरिजन में अगर हम 5 को 4 से डिवाइड करें तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर बचेगा 1, डेसिमल देंगे 0,
4 टू जा 8, रिमाइंडर बचेगा 2, फिर डेसिमल के कारण 0, 4 5 जा 20। दिख रहा है? तो ये डेसिमल जो है वो क्या लिखा कि डेसिमल के 2 प्लेसेस के बाद ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। तो इस तरीके के डेसिमल को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, और ऐसे डेसिमल को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो टर्मिनेट ना हो। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जो टर्मिनेट ना हो। डेसिमल के बाद कितना भी नंबर ऑफ प्लेसेस तक डिवीजन को लेकर चलते चले जाइए, वो डिवीजन खत्म नहीं होने वाला है, और डेसिमल जो है वो लंबा चलता चला जाएगा कितना भी नंबर ऑफ प्लेसेस तक, मतलब वो टर्मिनेट नहीं होने वाला है। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है? तो यहाँ पर जो ये डॉट 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 दिया हुआ है ना, डॉट 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 डॉट, वो क्या बता रहा है कि डेसिमल के बाद इतना प्लेसेस तक सॉल्व करने के बावजूद भी अगर रूट 2 का हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे, आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट एंड फाइंडिंग आउट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना? क्लास 8 में पढ़े होंगे आप, है ना? तो अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकाले, है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकालने पर इतना प्लेसेस ऑफ डेसिमल आने के बावजूद भी ये डेसिमल टर्मिनेट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर डॉट 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 दिया हुआ है। सिमिलरली रूट 3 का भी डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेसेस के बाद भी ये टर्मिनेट नहीं हुआ है और डॉट 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 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आगे भी और कंटिन्यू होता चला जाएगा लेकिन खत्म नहीं होगा। तो क्या है, रूट 2 और रूट 3 क्या है, ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, डेसिमल होने के कारण क्या है कि ये कितने भी नंबर ऑफ प्लेसेस तक ये कंटिन्यू करते चले जाइए, ये डेसिमल टर्मिनेट नहीं होने वाला। तो हमको इतने की जरूरत नहीं है, हमको जरूरत केवल इतने की है, हमको इतना का जरूरत है। ठीक है? तो अगर हम इसको लिखे तो बोल सकते हैं कि रूट टू इज इक्वल टू 1.41 एंड रूट 3 इज इक्वल टू 1.73। ठीक है? अब अगर इन दोनों के बीच में देखें तो देख रहे हैं कि 1.4 और 1.7 के बीच में आता है 1.5 और 1.6। ठीक है? इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ही आएगा 1.5 एंड 1.6। क्यों? आपको दो रैशनल नंबर निकालना है, दो रैशनल और दो इरेशनल नंबर निकालना है। तो 1.4 और 1.7 के बीच में ही ना आएगा 1.5 एंड 1.6। ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि रूट 2 का वैल्यू अगर इतना है और रूट 3 का वैल्यू अगर इतना है, तो रूट 2 और इन दोनों के रूट 2 और रूट 3 के बीच में ही नहीं है, रूट 2 और रूट 3 के बीच में ही नहीं, ये दो डेसिमल है, क्योंकि रूट 2 का वैल्यू हुआ 1.41 और रूट 3 का वैल्यू हुआ 1.73, है ना? तो सेकंड प्लेस को हटा दीजिए तो 1.4 और 1.7 के बीच में ही ना 1.5 और 1.6 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 1.5 एंड 1.6 both the decimals will lie in between the root 2 and root 3। रूट 2 और रूट 3 के बीच में ही ये दोनों लाई करेगा। ठीक है? अब आपके बुक में आगे जो सोल्यूशन दिया हुआ है उसमें क्या रहा है, उसमें क्या रहा है कि रूट 2 ऐसा करके लिखा हुआ होगा, 1.5 इज लेस देन 1.6 इज लेस देन रूट 3, ऐसा करके लिखा हुआ है। क्यों? रूट 2 का वैल्यू हुआ 1.41, रूट 3 का वैल्यू हुआ 1.73 और 1.41 और 1.73 के बीच में ही 1.5 और 1.6 आएगा। ध्यान से देखिए, अगर इसको मिटा दें, अब दिख रहा है 1.4 और 1.7, इन दोनों के बीच में ही ना 1.5 और 1.6 आएगा, है ना? तो चाहे हम दो प्लेसेस ऑफ डेसिमल ले चाहे एक ले, उससे क्या फर्क पड़ता है, ये दोनों इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा, इतना तो तय है। तो अगर इन दोनों के बीच में लाई करेगा तो इन दोनों का वैल्यू ना रूट 2 और रूट 3 है। ठीक है? तो रूट 2 और रूट 3 के बीच में 1.5 और 1.6 जो है वो ये दो डेसिमल लाई कर रहा है ना? अब अगर चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1.5 को 15/10 लिख सकते हैं, 1.6 को 16/10 लिख सकते हैं। डेसिमल हटा दिए,
डेसिमल हटा दिए तो 15/10, डेसिमल हटा दिए तो 16/10। ठीक है, ठीक है। और लास्ट में जो √3 है उसको वैसा का वैसा ही रहने देते हैं, है ना। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 15/10 को 3/2 लिख सकते हैं, 16/10 को 8/5 लिख सकते हैं। कैंसिल कर दिए, 2 और 2 से ऊपर और नीचे दोनों को कैंसिल कर दिए। यहाँ पर 5 से ऊपर और नीचे दोनों को कैंसिल कर दिए। 5 3 15, 5 2 10। यहाँ पर 2 8 16, 2 5 8 कैंसिल किए तो इतना आया। ठीक है, तो अब दिख रहा है कि ये 3/2 और 8/5 ये p/q फॉर्म में है। रेशनल नंबर का क्या डेफिनेशन है? अ नंबर ऑफ द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ये ना डेफिनेशन है इंटीजर्स का, रेशनल नंबर का। अ नंबर ऑफ द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। देखिए p/q फॉर्म में है, p/q फॉर्म में है, और ये इंटीजर है दोनों। ये पॉजिटिव इंटीजर है 3, 2 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, 8 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, 5 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। और लास्ट में स्टेटमेंट क्या होता है? q इज नॉट इक्वल टू 0। अ नंबर ऑफ द फॉर्म p/q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ये ना होना चाहिए। तो q यहाँ पर डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर 0 तो नहीं है। इसका मतलब 3/2 और 8/5 जो है वो एक रेशनल नंबर है। क्यों? p/q फॉर्म में है, p/q फॉर्म में है, इंटीजर है, p और q दोनों इंटीजर है। 3/2, 3 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, 8 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, और डिनोमिनेटर 0 नहीं है। ये कहाँ 0 है? यहाँ पर 2 है। यहाँ पर डिनोमिनेटर q कहाँ 0 है? 5 है ना। इसका मतलब 3/2 और 8/5 जो है वो रेशनल नंबर है। तो आपका ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, 2 रेशनल नंबर्स, है ना, 2 रेशनल नंबर निकल गया, है ना। अब आते हैं इरेशनल नंबर पर, है ना। फाइंडिंग आउट 2 इरेशनल नंबर। इसको भी मिटा ही देते हैं, जरूरत नहीं है इसका, है ना। नाउ फाइंडिंग इरेशनल नंबर्स, irrational numbers between √2 and √3। ठीक है, √2 और √3 के बीच में, √2 और √3 के बीच में 2 इरेशनल नंबर बताना है। तो √2 का वैल्यू कितना दिया था? √2 का वैल्यू दिया था 1.41421356, है ना, डॉट 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 डॉट। और √3 का वैल्यू दिया था 1.7320508007, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना। अब इरेशनल नंबर क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर? दोज डेसिमल्स व्हिच आर नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, है ना। 1.41 है ना के बाद ही ना 1.41 में 1.410000 के बाद आया होगा 00001, फिर 00002, फिर 00003, ऐसे करके आएगा। 1.41 के बाद ही ना आएगा। बात समझ रहा है? देखिए इसको ध्यान से देखिएगा। 1.41 के बाद 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट एक ही बार तो नहीं आएगा, एक एक करके ही ना बढ़ेगा। मतलब अगर इसको देखें तो ऐसा लिख सकते हैं कि 0 1 2 3 4 5 2 3 4 5 ऐसा। ठीक है, 1.41 के बाद इतना डिजिट के बाद 1 हुआ होगा, फिर 2 हुआ होगा, फिर 3 होगा, फिर 4, तो 5 होगा। ऐसा करते करते तब ना इतना नंबर तक पहुंचा होगा।
बात समझ आ रहा है? ध्यान से देखिएगा, 1.41 ये जो इतना पोर्शन है ना, और जो इतना पोर्शन है, तो इतना पोर्शन एक ही बार में तो नहीं आ जाएगा, कोई भी नंबर हो। यहाँ पे √2 की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस डेसिमल की बात कर रहे हैं। इस डेसिमल का इतना वैल्यू जो है, इसके पहले ये नंबर आया होगा ना, ये भी तो कोई नंबर होगा, ये भी तो कोई नंबर होगा ना, ठीक है। तो अगर हम ऐसा कहें कि 1.421356 जो है, इसके बाद अगर अभी जस्ट जो निकाले थे कि इन दोनों के बीच में ही 1.5 एंड 1.6, ये दोनों इन्हीं दोनों नंबर्स के बीच में √2 और √3 के बीच में लाई करता है, 1.5 और 1.6, ठीक है। अभी जस्ट पीछे जो सॉल्व किए हैं, जो रैशनल नंबर निकाले हैं, तो उससे यही ना निकला था कि ये दोनों जो है वो इन्हीं दोनों नंबर्स के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो अगर देखें तो ध्यान से देखेंगे तो बोलेंगे क्या ऐसा कह सकते हैं कि 1.5 से बड़ा 1.50 होगा, है ना, और इससे बड़ा 1.505 होगा, है ना, और इससे बड़ा 1.50500 होगा, ठीक है। फिर इससे बड़ा 1.505005 होगा। बात समझ में आया? सिमिलरली 1.6 के लिए 1.60 इससे बड़ा होगा, ठीक है। फिर 1.606 होगा, फिर इससे बड़ा 1.60600 होगा, फिर इससे बड़ा 1.606006 होगा, ठीक है। क्यों? अगर हम इसके आगे चाहें तो 3 डेसिमल और लिख सकते हैं, 3 जीरो और लिख सकते हैं, लेकिन 3 जीरो और लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 3 जीरो के बजाय 2 जीरो 1.606 जो है ना, ये और ये सेम है ना, और ये सेम है। लेकिन इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो दिख रहा ना, ये बड़ा हटा देते हैं, इक्वल टू कर देते हैं। ये ठीक है ना, 1.5 को 1.50 लिख देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1.6 को 1.60 लिख देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 1.5 से 1.505 तो बड़ा है। क्यों? अगर यहाँ पे एक और जीरो लिख भी दे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है 500 है, यहाँ पे 505 है, तो 500 से 505 बढ़ाना है। वैसे ही 1.60 लिख दे या 1.600 लिख दे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 600 से 606 तो बड़ा है, ठीक है। वैसे ही अब यहाँ पे आगे बढ़े तो 1.505 लिखा है, 1.505 के आगे 2 जीरो लिख दे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों बराबर है। देखिए इक्वल टू का साइन भी है, ये दोनों बराबर है। लेकिन जब इसका और इसका तुलना करें तो 50500 से 505005 बढ़ाना है, बस समझ रहा है, ठीक है। हाँ, तो उसके कंपैरिजन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स को निकाल रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स को निकाल रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, दिख रहा है ना, आप कितना भी आगे नंबर ऑफ डेसिमल के आगे नंबर्स बढ़ाते चले जाइए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ हम नॉन रिपीटिंग डेसिमल भी निकाल रहे हैं। क्यों नॉन रिपीटिंग? कैसे? देखिए यहाँ पे 505 है, यहाँ पे 505 के बाद 005 है, ठीक है। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो क्या दिख रहा है, ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन साथ में नॉन रिपीटिंग भी है। बात समझ में आया? वैसे ही यहाँ पे दिख रहा है
कि 1.606 और 1. ये दोनों में देखिए 606 है, यहाँ पे 606 के बाद 00 तब 6 है ना। यहाँ पे 6 के बाद एक 0 था, यहाँ पे 6 के बाद 2 0 है ना। तो नॉन रिपीटिंग हुआ ना। अगर रिपीटिंग होता तो 6060606060 आता, लेकिन वैसा नहीं आ रहा है। 606 फिर यहाँ पे 606 के बाद 2 बार 0 है तब 6 है। इसी के आगे ये 6 के आगे अगर देखेंगे, ये 6 के आगे तो 3 0 फिर 6 हो सकता है ना। ये सब नंबर जो है, ये सब कैसा नंबर है, ये सारा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिपीट नहीं हो रहा है तो ये सारा का सारा डेसिमल कैसा है, ये सारा का सारा डेसिमल इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो बोलेंगे कि अगर ये दोनों नंबर इन दोनों के बीच में लाई करता है, अगर ये दोनों नंबर इन दोनों के बीच में लाई करता है तो ये दोनों नंबर भी लाई करता है। ठीक है, वैसे ही ये दोनों भी लाई करता है। बस में आ गया। सो द पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स lying between √2 and √3 can be this much। बस में, जो कि आपके बुक में लिखा हुआ है, जहां पर आंसर लिखा हुआ है वहां पर जस्ट एक लाइन पहले देखिएगा। नहीं समझने में आने वाला चीज यही था, देखो क्या लिखा है। नाउ कंसीडर द नंबर्स a = 505 005 फिर 0005, वैसे ही एंड b = 1.616 116 फिर 116। बस में आ रहा है। ये दोनों डेसिमल कैसा है, ये दोनों डेसिमल ऐसा है जो कि 1.5 और 1.6 के बीच में लाई करता है। 1.5 और 1.6 का नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म है। बात सुना है। 1.5 का और 1.6 का नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म, आगे उसके डेसिमल के आगे 1.5 के आगे अगर हम ऐसा लिख भी दें तो कुछ फर्क थोड़ा पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन इतना तो जरूर है कि वो 1.5 से बड़ा होगा। ये 1.5 से तो ये बड़ा ही ना होगा, 1.5 से ये बड़ा ही ना होगा, 1.6 से ये बड़ा ही ना होगा, 1.6 से ये बड़ा ही ना होगा। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि ये दोनों सेट ऑफ डेसिमल बेसिकली 1.5 और 1.6 का और एक्सपेंडेड फॉर्म है और प्रोड्यूस्ड फॉर्म है ना। एक डेसिमल ना लेकर के 3 डेसिमल वाला है, ये 3 डेसिमल वाला है, ये 6 डेसिमल वाला है ना। लेकिन ये तो तय है कि क्योंकि 1.5 से 1.6 और 1.6 से 1.7 नहीं पहुंचा है, 1.5 और 1.6 के ही फॉर्म में है, तो ये 1.5 और 1.6 के बीच के में होने के कारण ये दोनों भी और ये दोनों क्या है, ये √2 और √3 के ही ना बीच में लाई करेगा। तो क्योंकि ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, मतलब इसके आगे हम और भी लिख सकते हैं, है ना। इसको हम ऐसा लिखे, फिर इसको हम ऐसा लिखे, इसके आगे और भी तो लिख सकते हैं। बस में आया। लेकिन ये सब का सब कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होने के कारण ऐसा कोई भी नंबर अगर हम लिखेंगे तो वो क्या होगा, वो सारा ये दोनों नंबर क्या है, ये दोनों नंबर इरेशनल नंबर है। और ये दोनों क्योंकि 1.5 और 1.6 का ही मॉडिफाइड फॉर्म है ना, अप टू मोर नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ डेसिमल, ज्यादा नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक मॉडिफाई किया गया है। तो क्योंकि वो 1.5 और 1.6 का ही डेसिमल फॉर्म है और 1.5 और 1.6 जो है वो √2 और √3 के बीच में लाई करने वाला डेसिमल है, तो उसका मॉडिफाइड फॉर्म भी उसी दोनों के बीच में लाई करने वाला डेसिमल होगा, इन्हीं दोनों के बीच में लाई करने वाला डेसिमल होगा। तो क्योंकि ये दोनों डेसिमल इन दोनों डेसिमल के बीच में लाई कर रहा है और ये दोनों इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, इसीलिए इन दोनों के बीच में लाई करने वाला इरेशनल नंबर ये है। बात समझ में आ गया। ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ एग्जाम्पल, ये जो आप पूछे थे। ठीक है, ईशा कुमारी आपने ये क्वेश्चन पूछा था। अब अगला क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा है एग्जाम्पल नंबर 10। इस क्वेश्चन में
जो नहीं समझ में आने वाला बात होगा, है ना, अभी इसको इरेज करके तब आगे बता। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड इज फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 10। देखिए एक चीज हो सकता है, ये क्वेश्चन तुमने क्यों पूछा है ईशा कुमारी, यही क्वेश्चन आपने फिर पूछा है ना, क्वेश्चन एग्जांपल 10 हो सकता है ये क्वेश्चन इसलिए पूछा होगा। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड आउट 5 रैशनल नंबर्स, बट n के जगह पर 5 ना लेकर के 6 लिया है ना। देखिए क्या कह रहे हैं हम, है ना, यहाँ पर x इतना है और y इतना है, तो जो फॉर्मूला है आपका, है ना, फॉर्मूला क्या है, अगर x एंड y आर टू रैशनल नंबर्स, है ना, such that x is less than y, है ना, and we are asked to find n rational numbers। n rational numbers अगर निकालना हो, n rational numbers निकालना हो ना, इतना अगर फाइंड आउट करना है ना, n rational numbers निकालना है, तो फॉर्मूला क्या कहता है, d is equal to y minus x by n plus 1, है ना, और जब ये d निकल जाएगा तो रैशनल नंबर्स, जो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स होगा वो होगा x प्लस d, है ना, x प्लस 2d एंड सो ऑन करते करते x प्लस 3d, x प्लस 4d, है ना, एंड लास्ट में x प्लस 5d। ठीक है, ऐसे करके निकाल लेंगे, है ना। ये आपके बुक में जस्ट ये जो क्वेश्चन दिया है उसके जस्ट पहले लिखा हुआ है, ठीक है, तो कोई नया बात हम नहीं लिखे हैं, है ना। यहाँ पर आपका डाउट यही हो सकता है कि जो क्वेश्चन में सॉल्व किया है वहां पर डी निकालने के लिए y माइनस एक्स जो किया है, y माइनस एक्स, y है कितना 3/4 और x है माइनस ऑफ माइनस 2/3, ठीक है, माइनस है ना, तो माइनस साइन रख दिया यहाँ पर, और x का वैल्यू है -2/3, तो -2/3 कर दिए, और बाई n प्लस 1, है ना, n होता है जितना रिक्वायर्ड रैशनल नंबर निकालना है ना, कितना रैशनल नंबर निकालना है, तो क्वेश्चन में कह रहा है 5 रैशनल नंबर, लेकिन आपके बुक में जो सॉल्व किया है वहां पे 5 ना लिख करके 6 लिख दिया। उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही होगा, है ना, बस अंतर ये पड़ेगा कि जो आप डी निकाल रहे हैं उसका डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, ठीक है। बुक में आपके यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 6 प्लस 1, लिखा हुआ है 6 प्लस 1, ठीक है, जबकि यहाँ पे होना चाहिए था 5 प्लस 1, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। सॉल्व करेंगे तो डी का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा ही ना, जो आएगा, बोले ना आपके बुक में जो यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके पहले एक रिमार्क भी लिखा हुआ है, एक रिमार्क भी लिखा हुआ है, क्या, किसी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स हो सकता है, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम डिनोमिनेटर यहाँ पे अगर बुक के हिसाब से देखें तो यहाँ पे ये सॉल्व करके आ जाएगा 7, ठीक है, और हम अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके आएगा 6, ठीक है। तो सॉल्व करने से कुछ अंतर थोड़ी ना पड़ता है ना, सॉल्व करने से कोई अंतर नहीं पड़ता है, डिनोमिनेटर आप 6 लीजिए, 7 चाहे 7 लीजिए, डी निकालना है, ठीक है। तो अगर 6 लेंगे तो भी आंसर सही माना जाएगा, 7 लेंगे तो भी आंसर सही माना जाएगा। आपके बुक में जो डी का वैल्यू निकाले हैं, है ना, तो डी का वैल्यू आया है, यहाँ पर आपके बुक में वैल्यू आया है डी का 17/84 आया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 17/72 आएगा। बात समझा गया, बुक में इतना दिया हुआ है, गलती से लिखा गया है, यहाँ 6 प्लस 1 लिखाया है, जबकि आपको कितना रैशनल नंबर निकालना है, 5 रैशनल नंबर निकालना है। तो 5 रैशनल निकालने के लिए यहाँ पे n के जगह पर 5 होना चाहिए था, तो अगर करेक्शन करते तो ऐसा हो जाएगा, है ना, तो 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। बस अंतर यही पड़ेगा कि यहाँ पर जो 17/72 आया है आपके बुक में लिखा हुआ है इतना, ठीक है, और कोई अंतर हमको नहीं लगता है, विशेष अंतर है। बाकी तो उसके बाद यहाँ पर क्या करना है ना, x का वैल्यू दिया हुआ है। हाँ एक चीज है,
ये जो लिखा हुआ है कि क्लियरली x इज लेस देन y, है ना, x इज लेस देन y, क्यों? ये एक नेगेटिव रेशनल नंबर है, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो नेगेटिव रेशनल नंबर छोटा ही ना होगा। अगर नंबर लाइन पर देखेंगे, नंबर लाइन पर जो नेगेटिव होता है और जो पॉजिटिव होता है ना, और ये जीरो, तो जीरो से इधर जो होगा वो छोटा होगा, जीरो से इधर जो होगा वो बड़ा होगा। ये नेगेटिव रेशनल नंबर है वो इस तरफ आएगा, जो पॉजिटिव रेशनल नंबर है वो इस तरफ आएगा, तो इधर वाला जो टर्म होगा वो बड़ा होगा ना। द राइट टर्म लाइन इन ऑन नंबर लाइन, है ना, जो रियल लाइन होता है नंबर लाइन, उस पर जो नंबर दाहिने होगा वो बड़ा होगा, जो नंबर बाएं होगा वो छोटा होगा। ठीक है, तो ये निगेटिव वाला -2/3 इस साइड ना आएगा, -2/3 इधर आएगा, और प्लस वाला जो है 3/4 वो इस तरफ आएगा। ये राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में, तो ये जो है ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। बात समझ आ गया? बाकी तो यहाँ पे सॉल्व करके निकाल लेना है, डी का वैल्यू निकाल लीजिए, है ना, डी का वैल्यू इतना हो गया, है ना, आपके बुक में इतना लिखा हुआ है, आपके बुक में इतना लिखा हुआ है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, डी का वैल्यू कितना आया उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर 84 आया है क्योंकि डिनोमिनेटर 7 ले लिया गया है। ठीक है, अगर उसको 6 ले लेंगे तो 17/72 आएगा। हाँ, तो 72 के हिसाब से यहाँ पर डी का वैल्यू रखिए और सॉल्व करके निकाल लीजिए। उसमें कुछ मैंने कंफ्यूजन वाला बात नहीं है, सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो मतलब मान लीजिए ना, प्रिंटिंग एरर है, एडिट नहीं हो पाया ठीक से, इसलिए बुक में ऐसा गलती आ जाता है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपके बुक में इतना दिया हुआ है और होना चाहिए था इतना, है ना, यही हो सकता है, आपको लगता है आपको कंफ्यूजन यही होगा, है ना। बाकी जब डी का वैल्यू निकल गया तो यहाँ पे x के जगह पर ये वैल्यू रख दीजिए और डी के जगह पर ये वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व करके निकाल लीजिए, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, ये हो गया सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 10 जो आपने पूछा था। ठीक है, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बाय ईशा कुमारी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने चैप्टर में जो कि पॉलिनोमियल्स का बात कर रहे हैं, है ना। उसका दो जो है सॉल्व एग्जाम्पल मैंने कल चुन के रखा था, लेकिन टाइम ज़्यादा हो जाने के कारण उसको स्टॉप कर दिए थे। आज उन दोनों सॉल्व एग्जाम्पल्स को कंप्लीट कर लेते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 8 एंड सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 2D। सॉल्व एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। ठीक है, so the next question that we are going to discuss is example 8, है ना, example 8 of exercise 2D। पॉलिनोमियल्स का जो फैक्टर थ्योरम है उसका एग्जाम्पल 8 है ना। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए चुना है क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, जिसमें पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस किया है ए और बी, दो वेरिएबल, एक्स के अलावा दो और वेरिएबल है ना। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यही करना है, इन दोनों वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, दोनों वेरिएबल्स का ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कब दिया हुआ है कि इस पॉलिनोमियल को जब इस पहले डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो क्या कर रहा है कि s+2 जो है वो फैक्टर है, मतलब इससे इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा, है ना। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर इज अ कंप्लीट डिवाइजर ऑफ एनी नंबर। और दूसरे केस में कह रहा है एंड लीव्स अ रिमाइंडर 12 व्हेन डिवाइडेड बाय x-2। जब इससे इसको डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर कितना बच जा रहा है? रिमाइंडर बच जा रहा है 12। ठीक है, तो दोनों केसेस में, इन दोनों केसेस में दोनों डिवाइजर पर का मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान से, इसको दो पार्ट में बनाएंगे। सॉल्यूशन, है ना, गिवन व्हेन px is divided by x+2, है ना। ये जो है ये px है, दिया हुआ पॉलिनोमियल जो डिवाइड हो रहा है वो px है ना। ठीक है, तो व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x+2, क्या कह रहा है? x+2 जो है वो फैक्टर है, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू, देन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। ये हो गया पहला बात, है ना, ये हो गया पहला फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, एंड व्हेन px is divided by x-2, then remainder is equal to 12। ठीक है, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। तो एक काम करते हैं, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 when px is divided by x+2 and remainder is equal to 12 when px is divided by x-2। तो एक काम करते हैं ना,
दो इक्वेशन बनाने के लिए दोनों डिवाइजर को लेकर दो रिमाइंडर निकाल लेते हैं, है ना। और जो हम रिमाइंडर निकालेंगे वो एक केस में रिमाइंडर कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर, तो उससे एक इक्वेशन बन जाएगा। और दूसरे डिवाइजर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या रहा है कि 12 है, तो दूसरे केस में जो रिमाइंडर निकालेंगे उसको 12 के बराबर कर देंगे, उससे दूसरा इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहां से अल्फा 1 इज इक्वल टू -2 एंड अल्फा 2 इज इक्वल टू 2, इससे, है ना, इससे अल्फा 1 निकल जाएगा और इस वाले से अल्फा 2 निकल जाएगा, ठीक है। तो अल्फा 1 और अल्फा 2 रखकर हम पी अल्फा 1 निकालते हैं। तो अल्फा 1 कितना है, -2, तो -2 रखने पर a -2 का क्यूब प्लस b -2 का स्क्वायर -5 -2 प्लस 2, है ना। ये कब, जब gx ये है, डिवाइजर ये है ना। तो इतना डिवाइजर होने पर रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। -2 का क्यूब करेंगे तो -2 एक निगेटिव नंबर है, एक्सपोनेंट ऑड नंबर है, तो साइन निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव और पॉजिटिव का साइन निगेटिव। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 मल्टीप्लाइड बाई a इज इक्वल टू 8a, है ना। -2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाई b इज इक्वल टू 4b, -5 इंटू -2 इज इक्वल टू +10, है ना, +2 इज इक्वल टू 0। इससे सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस ये 10 और 12 जो है ये इसको इधर ही रहने देते हैं और 8 और b को, 8a और b को उस तरफ लेके चले जाते हैं। तो 8a माइनस 4b इज इक्वल टू 12, ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, है ना। अब आगे सॉल्व करने के लिए p अल्फा 2 निकाल लेते हैं। अल्फा 2 कितना है, 2, तो p अल्फा 2 निकालेंगे, है ना। p अल्फा 2 निकालने के लिए a 2 का, अल्फा 2 का वैल्यू कितना है, 2 का क्यूब प्लस b 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 प्लस 2, 8 2 का क्यूब 8a 4b -10 प्लस 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 8a प्लस 4b, है ना। ये -10 और +2 मिला के हो गया -8 को उस तरफ ले जाएंगे तो 8, ये हो गया इक्वेशन 2, है ना। तो इक्वेशन 1 मिल गया और इक्वेशन 2 मिल गया, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, है ना, अब बाकी चीजों को मिटा देते हैं, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन 1 इतना है और इक्वेशन 2 इतना है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को पहले इरेज कर देते हैं। हमको a और b का वैल्यू निकालना है, विच इज वेरी सिंपल, है ना। पहला इक्वेशन है 8a माइनस 4b इज इक्वल टू 12 और दूसरा इक्वेशन है 8a प्लस 4b इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करते हैं। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस पहले इक्वेशन से ऐसा लिख सकते हैं 8a इज इक्वल टू 12 प्लस 4b, b को उस तरफ लेकर, है ना। एंड इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, 8a प्लस 4b 8a माइनस, दोनों इक्वेशन को एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 8a माइनस 4b प्लस 12 एंड 8a प्लस 4b इज इक्वल टू 8। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो यहाँ प्लस 4b है माइनस 4b है, दोनों कैंसिल हो गया, है ना। 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16a, अब 12 प्लस 8 20, ठीक है।
यहां से सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू निकलेगा 20/16, 4 4 जा एंड 4 5 जा इज इक्वल टू 5/4। आंसर चेक कर लेते हैं आंसर सही आया है या नहीं। 8a minus 4b is equal to 12 और दूसरा है 8a plus 4b is equal to 20। 8a सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे 20 था, है ना। -12 को उस तरफ ले जाए, पहले से 8 था तो यहाँ पे 20 आएगा सेकंड इक्वेशन में, है ना। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20 + 12 इज इक्वल टू 32। 32/16, 16 2 जा 32, therefore a is equal to 2। a का वैल्यू निकल गया। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 पहले इक्वेशन में रख देते हैं, है ना। तो 8a का वैल्यू कितना है 2 - 4b इज इक्वल टू 12। यहां से सॉल्व करेंगे तो 8 2 जा 16, 4b इज इक्वल टू 16 - 12, b इज इक्वल टू 4/4, सॉल्व करने पर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना आया, a का वैल्यू 2 एंड b का वैल्यू आया 1। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, वो कैलकुलेशन मिस्टेक था, है ना। सॉल्व करके निकाल लिए थे बाकी वैल्यू, खाली जो सेकंड इक्वेशन निकाले थे -12 को उस तरफ ले गए तो उसको ऐड नहीं किए 8 में, है ना। तो वीडियो में पीछे देख लीजिएगा, है ना। सॉल्व करने पर इतना आ गया, a का वैल्यू निकल गया और b का वैल्यू निकल गया, है ना। ये हो गया आपका सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 8। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 10। आज जो है हम लोग सॉल्व एग्जांपल कंप्लीट कर लेंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है बट आपका ये एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व एग्जांपल की ओर से कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अगर एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम लोग कल से नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे मैथ्स का। ठीक है, एग्जाम्पल 10। ठीक है, so the next question that we are going to discuss is example number 10, solved example question number 10, which is the last question of solved example of exercise 4D। ठीक है, इस क्वेश्चन को पूछा है रोहित, क्लास 9 रोहित कुमार ने ये क्वेश्चन को पूछा है, इसलिए रोहित ध्यान से देखना क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन का जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है वो हम आपको समझा देंगे, क्योंकि उसके अलावा जो बाकी पार्ट है वो इस एक्सरसाइज में सॉल्व एग्जाम्पल में और भी बहुत जगह दिया हुआ है, तो उसके ऊपर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान जो कुछ कॉम्प्लिकेटेड पार्ट सॉल्यूशन में लिखा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए पहला चीज क्या लिखा है कि व्हेन px is divided by gx, है ना, व्हेन px is divided by gx then the remainder is a linear polynomial। तब आप पूछिएगा सर लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल को कहते हैं जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 होता है, मतलब उस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, डिग्री 1 होता है। आपको याद होगा जब डिवीजन एल्गोरिथम हम पढ़ा रहे थे तो डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ाने के दौरान बताए थे कि डिवीजन प्रोसेस कब स्टॉप करेंगे, जब रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम हो जाए, है ना। तो मान के चलते हैं यहाँ पर डिविडेंड है ये जो भी दिया हुआ है, इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री है 4, ये डिवाइजर है, इसको डिवाइड करना है, इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री है 2, है ना। तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कभी तो स्टॉप होगा, डिवीजन प्रोसेस स्टॉप होगा ना। तो वो कब स्टॉप होगा, जब रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर के डिग्री से कम हो जाए, है ना। तो यहाँ पर डिवाइजर का डिग्री कितना है 2, है ना। तो मान के चलते हैं कि रिमाइंडर जो आएगा उसका डिग्री इससे कम होगा, तो 2 से डिग्री कम होगा तो डिग्री कितना होगा, डिग्री होगा 1, है ना।
तो जो रिमाइंडर बचेगा वो कैसा पॉलिनोमियल होगा, वो एक ऐसा पॉलिनोमियल होगा जिसका डिग्री 1 होगा, तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। फिर से ध्यान से सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। ये डिविडेंड है, इसको डिवाइड होना है, ये डिवाइजर है, इसको डिवाइड करना है। मान लीजिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो जब डिवाइड करेंगे तो कभी ना कभी तो डिवीजन प्रोसेस स्टॉप होगा ना, है, रिमाइंडर कुछ बचेगा, तो बोलेंगे कब स्टॉप होगा। कहे थे कि डिवीजन तब रुक जाता है, डिवीजन तब स्टॉप हो जाता है कि जब रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर के डिग्री से कम हो जाए। जब रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर के, ये डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड करना है, तो इसका डिग्री से जब रिमाइंडर का डिग्री कम हो जाए तो कहेंगे कि अब डिवीजन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। जो बच गया वो रिमाइंडर, जो क्वोशिएंट आ गया वो एक अलग पॉलिनोमियल होगा, और डिवाइजर और डिविडेंड तो है ही, ठीक है। तो जब रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम होगा, तो यहाँ पर डिवाइजर का डिग्री कितना है, डिवाइजर की डिग्री है 2, है ना, तो रिमाइंडर का डिग्री इससे कम होना चाहिए तभी ना डिवीजन स्टॉप होगा, डिवीजन प्रोसेस रोका जाएगा, ठीक है। तो इससे कम जो डिग्री होगा वो कितना होगा, डिग्री होगा 1, है ना, तो रिमाइंडर का डिग्री कितना होगा, रिमाइंडर का डिग्री होगा 1, है ना। तो जब किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है तो उसको कैसा, कौन सा पॉलिनोमियल कहते हैं। चैप्टर के शुरुआत में लीनियर पॉलिनोमियल, बाई, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताए थे ना। तो कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर एक लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, है ना। तो सिंस रिमाइंडर इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, है ना, तो लीनियर पॉलिनोमियल का बेसिक फॉर्म होता है ax प्लस b, ठीक है। अब इसके अलग हम एक यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल का बेसिक फॉर्म ये होता है, क्वाड्रेटिक का होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, ये हो गया क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बेसिक फॉर्म है ये, ठीक है, ये वाला, है ना। वैसे ही जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसका होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। बात समझ आ गया, ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ये किसका होता है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गया, है ना। तो ऐसे ही बाई क्वाड्रेटिक होगा तो बस कुछ नहीं होगा, यहाँ पे डिग्री 4 के बजाय, डिग्री 3 के बजाय डिग्री 4 हो जाएगा, तो ax रेज टू 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e हो जाएगा, है ना। बाई क्वाड्रेटिक होगा तो वो ऐसा हो जाएगा bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। बात सुन रहा है, ये बेसिक फॉर्म होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, डिपेंड करता है कि उसका डिग्री कैसा है ना। तो क्योंकि रिमाइंडर एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि डिवाइजर, डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो डिवाइजर के डिग्री से कम होगा, तो डिवाइजर की डिग्री है 2, रिमाइंडर का डिग्री उससे कम होगा मतलब 1 होगा। तो जब किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 हो तो कैसा पॉलिनोमियल हो जाता है, वो एक लीनियर पॉलिनोमियल हो जाता है। लीनियर पॉलिनोमियल का बेसिक फॉर्म है ax प्लस b, जो आपके सोल्यूशन में सबसे पहला बात लिखा हुआ है ना। दूसरा बात, इस px में बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इतना, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना, है ना। तो जो रिमाइंडर बच रहा है उस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, है ना। तो इस पूरे पॉलिनोमियल में से अगर इतना रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर दें तो px में से अगर 4x रेज टू 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, है ना, इसमें से ये रिमाइंडर ये बच जा रहा है ना, हम मान के चल रहे हैं कि जब px को gx से डिवाइड किए तो रिमाइंडर आया एक लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। क्यों, क्या कह रहा है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, इतने में से कितना घटाएंगे कि कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। जैसे उसको ऐसे समझिए, 12 में से कितना घटाएं कि वो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो 12 को 10 से भाग देंगे, बोलेंगे 12 में से कितना घटाए कि वो 5 से डिविजिबल हो जाए, 5 टू जा 10, रिमाइंडर कितना बच गया, तो इतना घटा देंगे, इतना घटा देंगे 12 में से तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो जो रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर को घटा देंगे तो वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर इतना आ रहा है, तो माइनस ax
ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो वो जो आपके बुक में लिखा हुआ है वो ऐसा लिखा हुआ है, -2x³ -6x² प्लस 2 - ax, है ना। इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -ax होगा और ये +2x है, दोनों में x है तो x कॉमन ले लिए, 2 - a हो गया, है ना। अब इसमें और इसमें ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस है, ये बाहर माइनस है, बाहर आएगा तो माइनस भी हो जाएगा, तो इसके लिए लिख दिए 6 - b। ठीक है, तो ये जो डिविडेंड था जिसको डिवाइड होना था उसमें से रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसमें से रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो बचेगा वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। अब ये कंप्लीटली डिविजिबल है, ये डिवाइजर है, इसका देखिए डिग्री 2 है। ये सेम क्वेश्चन है जो सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 में था। इसको फैक्टराइज कर लेंगे, फैक्टराइज करके 2 फैक्टर आएगा, 2 फैक्टर के लिए इस पॉलिनोमियल के लिए 2 रिमाइंडर निकालिए, 2 रिमाइंडर के लिए 2 इक्वेशन बनेगा ए और बी के फॉर्म में, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो जो समझने वाला बात था वो यहीं तक था। ठीक है, अब ये जो बच रहा है क्योंकि ये पॉलिनोमियल था उसमें रिमाइंडर इतना बच रहा था, रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर दिए तो जो बचेगा अब वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा ऐसा अज्यूम किया जा रहा है। तो अगर ये बचा हुआ पॉलिनोमियल हो गया, इसमें से इतना घटाने पर ये इतना बच गया, अब क्योंकि इसमें से रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट हो चुका है तो जो बच रहा है वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो डिवाइजर दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ है ना। डिवाइजर जो है उसका डिग्री 2 है, डिग्री 2 होगा तो अल्फा नहीं निकलेगा, है ना। फैक्टराइज करेंगे डिग्री 2 का 2 फैक्टर निकलेगा, 2 फैक्टर से 2 अल्फा निकलेगा, दोनों अल्फा से 2 रिमाइंडर निकालिए, 2 रिमाइंडर निकालिएगा तो 2 इक्वेशन बनेगा ए और बी के फॉर्म में, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, ए और बी का वैल्यू निकल जाएगा जो कि आपके सोल्यूशन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो समझाने वाला पार्ट था वो हम आपको समझा दिए। आई होप रोहित आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, अगर कोई समस्या होगा कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आज का क्लास यहीं पर खत्म करें, काफी लंबा सेशन हो गया डाउट्स का, बट आप लोग का जो भी डाउट्स था वो डाउट्स क्लियर हो गया, इसकी हमको बहुत खुशी है कि आपके डाउट्स क्लियर हो गया। आप में से और भी कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसको डाउट हो रहा हो तो अपना क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। बेवजह में आगे बढ़ते रहने का कोई मतलब नहीं है, अगर आपको आया ही नहीं तो मेरे पढ़ाने का क्या फायदा। ठीक है, तो मेरे पढ़ाने का पर्पस ये है ना कि आप पढ़ाएं तो आप कुछ सीखें। ठीक है, तो वो सीखने के लिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने पर कोई डाउट हो तो वो डाउट पूछिए, उस डाउट को पूछिए, हम उस डाउट को जरूर एक्सप्लेन करेंगे। टाइम जितना लगेगा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ नहीं आने से अच्छा है ना जितना आता है वो पूरा का पूरा कंप्लीटली आना चाहिए, है ना। कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, इनकम्प्लीट नॉलेज का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कल फिर मिलते हैं, थैंक यू।